पैसे कमाते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन जब हम पहले पहले कमाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं और हमेशा लगता है कि हमारे पास पैसा कम है। तो आज मैं कोशिश करने वाली हूँ कि आपका जो ये पैसे से रिश्ता है ना, रिलेशन है ना, इसे सुधारा कैसे जा सकता है और आपको गलतियों से कैसे बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं मनी 9। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक बेल आइकॉन भी दिखता होगा, तो उस बेल आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हम जब भी लाइव होंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकेंगे। और आज आपके पैसे के रिश्ते को बेटर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं लेट्स टॉक मनी यानी कि बात पैसों की लेखिका मोनिका हालन, जो कि फाइनेंशियल जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम है और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल काउंसलर मैं इन्हें कहना चाहूंगी, क्योंकि इनसे ना केवल हमारे जैसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, पर आप भी अगर अभी अभी पैसे कमाना शुरू कर रहे हैं तो मोनिका के मंत्र आपको जानने चाहिए। तो हम बात करने वाले मोनिका से, समझेंगे वो कौन सी 9 गलतियां हैं जिससे आपको बचना है। थैंक यू सो मच मोनिका, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आपसे बात करके हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आज हम कुछ गलतियों पर बात करने वाले हैं। लेकिन गलतियों पर जाए मोनिका, उससे पहले पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? मुझे लगता है हमेशा पैसा हमसे आगे भागता है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, ना कि आपको पैसे की जेब में। तो मेरा हमेशा से यही मंत्र रहा है कि आप पैसे को इस्तेमाल करें, पैसा आपको इस्तेमाल ना करे। तो कंट्रोल आपके हाथ में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल कैसे ले अपने हाथ में? तो मोनिका के साथ जब मैं बात कर रही थी, इनकी किताब बात पैसों की जो है बेस्ट सेलर है और उसमें आपको वो सारी गलतियां और वो जो काम आपको करने चाहिए सब पता चलेगा। लेकिन इन्होंने मुझे एक लिस्ट बना करके दी है कि जो 9 गलतियां करते हैं लोग जब वो अपनी पहली सैलरी कमाना शुरू करते हैं। तो एक एक करके उन गलतियों को मैं रखती हूँ मोनिका के सामने और ताकि समझते हैं कि इस गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं। मोनिका, गलती नंबर 1 जो आप मुझे बता रही थी और मुझे लगता है वो मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी और पहली सैलरी आई थी ना, तो मुझे लगा अभी तो ये पहली सैलरी है, थोड़ा सा अभी मौज मस्ती करते हैं, अभी इसके बाद हम इसको जो है फिर इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है 20s और 30s में जब पहली और दूसरी सैलरी के हम बीच में रहते हैं उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। प्रियंका, ठीक कह रहे हो आप कि यही लगता है कि एक तो ये लगता है कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है, जब आप 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हो, तो लगता है कि ओल्ड एज दूसरों को होती है, हमको कभी भी नहीं होगी। और शायद फिर ये लगता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। पर बहुत ज़रूरी है, एक आदत की बात होती है, एक हैबिट की बात होती है। ये नहीं कह रही कि सारा पैसा खर्च मत करो, सिर्फ सेविंग्स निवेश करो। तो ये भी सच है कि एक ही बार आप यंग हैं, दोबारा आप कभी 25 साल के नहीं होंगे, तो जो एन्जॉयमेंट आप आज कर सकते हैं वो आप 60 साल की उम्र में नहीं कर पाएँगे। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आज को एन्जॉय करना, खर्च करना। और ये भी ज़रूरी है कि एक आदत डालनी है हमने, और वो आदत ₹500 से भी डलेगी, ₹1000 से भी डलेगी। तो ये नहीं सोचना है कि हमको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, क्या करना है, पर एक आदत अगर हम डाल लेंगे अपने फर्स्ट सैलरी के साथ-साथ, तो उस आदत को फिर टॉप अप करना, उसको बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सिर्फ छोटा-सा ये सजेशन है कि सारा पैसा सेव ना करो, बिल्कुल थोड़े-थोड़े से शुरू करो और जल्दी शुरू करो। ठीक है, तो जल्दी शुरू करना, ये एक गलती, पहली गलती। दूसरी गलती मुझे लगता है कि हम सबको लगता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं, ज्यादा पैसे नहीं बच रहे, क्या करें, छोटे अमाउंट से क्यों शुरू करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा होगा तब करेंगे, पैसे ज्यादा नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, इससे कैसे निकल सकते हैं मोनिका? और बहुत लोग, प्रियंका, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और शायद हम लोग भी उस दौर से गुजर चुके हैं कि अभी तो है नहीं हमारे पास। और ताज्जुब की बात ये है कि आप सड़क पे कोई सब्जी बेच रहा हो उससे बात करो, चाहे किसी के पास जिसके पास लाखों की इनकम है उससे बात करो। ख्याल यही होता है कि अभी ना पैसे नहीं है हमारे पास बचाने के लिए, और शायद जो सब्जी बेच रहा है वो फिर भी 500 1000 रुपए बचा ले, पर जिसके पास ज्यादा हजारों में आ रही है वो यही सोचता रहेगा कि नहीं बचा सकते। एक एटीट्यूड, एक आदत की बात होती है, पैसे बचाने के लिए निकल जाते हैं, और आपकी सेविंग्स एक रेसिड्यू है या टारगेट, मतलब जो बचता है वो है,
या आपने बचत का एक टारगेट बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है और आप उसको उसकी तरफ जाते हैं। इसके ऊपर पूरी आपकी जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा कि जो सेविंग्स है वो रेसिड्यू है या टारगेट है। और आप अगर अपने हिसाब से टारगेट बनाएंगे तो उसको ज़रूर आप निभा पाएंगे, आप मीट कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये समझ लेना कि पैसे बच जाते हैं, अगर आप चाहो तो बच जाते हैं। अब लॉकडाउन में कितने बच गए? बचे कि नहीं सबके? कहीं जाने को नहीं, कुछ खाने को नहीं, कुछ खरीदने को नहीं, तो बचे ना पैसे। तो आप ये देखिए कि 2020 में जून में क्या आपका सेविंग्स रेट था? क्या आप वो फिर दोबारा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जहां चाहा वहां आप बचत भी कर पाएंगे, वहां रहा होती है। और इस पे मोनिका का चैप्टर भी है जिसमें वो बताती है कि बस अंदर वो विल होना चाहिए और पैसे बच जाएंगे। तो थोड़ा सा विल रखिए। और मुझे लगता है एक आइडिया जो मोनिका की किताब से ही मैं मोनिका, अगर आपकी इजाजत हो, आपने बताए थे 2 बैंक अकाउंट रखने के लिए और एक लिस्ट बनाने के लिए। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। आप एक बार उसे बताएंगे कैसे कोई कर सकता है ये प्लानिंग? क्या आपका जो आइडिया है इसको जरा बताएंगे हमें एक बार हाँ, फिर से? बिल्कुल प्रियंका, एक कैश फ्लो सिस्टम हम लोग नहीं बनाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। और एक सिंपल तरीका है अपनी सेविंग्स और स्पेंडिंग को अलग करने का। तो मेरे सिस्टम में 3 बैंक अकाउंट होते हैं कि एक जिसका नाम होता है इनकम अकाउंट, आय, मतलब जो भी पैसा घर में आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, वो एक बैंक अकाउंट में जाता है और महीने के शुरू में उसमें से दूसरे अकाउंट में मैं ट्रांसफर करती हूँ और उसका नाम है स्पेंड इट अकाउंट। इसमें से खर्चा अकाउंट, सारा खर्चा जो भी कुछ है, क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी है, वो उसमें से होता है। जो बचता है वो तीसरे अकाउंट में जाता है, उसको इन्वेस्टेड अकाउंट या निवेश अकाउंट उसमें जाता है। तो हम सिर्फ सिंपल चीज कर रहे हैं, हम सेविंग और स्पेंडिंग, खर्चा और बचत को हम अलग अलग बैंक अकाउंट में रख रहे हैं। और एक बार आपने अगर बैंक अकाउंट का नाम अपने दिमाग में रख लिया कि ये निवेश के लिए है, तो आप उसमें से खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीका और बहुत लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कोई अगले साल अमीर बनने का टिप नहीं है, ये एक आदत डालने की बात है कि कैसे हम अपना पैसा सेपरेट करें अपने खर्चे से और बचत से। प्रियंका, ओके, सो 3 बैंक अकाउंट, सेव, स्पेंड, इन्वेस्ट, ये 3 बैंक अकाउंट का फॉर्मूला जो है मोनिका का मेरा फेवरेट फॉर्मूला है और मैंने अपनाया है। आई थिंक आपको भी अपनाना चाहिए। मोनिका, एक गलती जो आप बताती, मार्केट का ऊपर नीचे जाना, इससे आपका क्या मतलब है? ये क्या गलती लोग करते हैं जब मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं? ये सोचते हैं कि जब मार्केट ऊपर है तो अब बहुत ऊपर है, अब कैसे निवेश करें। और जब मार्केट क्रैश कर रहा होता है बोलती है तो होपलेस है, सारा सट्टा है, जुआ है, ये तो स्कैम है, कुछ भी जो भी मन में आता है बोल देते हैं कि ये तो अब खत्म है। उनको लगता है सेंसेक्स 0 पे जाएगा। तो एक जैसे बाइपोलर होते हैं ना कि या तो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गए या फिर इतने जब बहुत ही बुल रन हो रहा है और एक्सुबरेंस है, फिर सारा पैसा एक दिन आके डाल देंगे। तो एक बैलेंस जो होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में, वो ला नहीं पाते हैं लोग। या तो वो डर में बैठ जाते हैं या लालच में बैठ जाते हैं। तो फियर और ग्रीड के बीच में जो आप और मेरे जैसे लोग हैं जो चुपचाप हर महीने निवेश करते हैं और जब बुल रन होता है तो खुश होते हैं देख के कि देखो ये बैलेंस वाला रास्ता सही निकला। क्योंकि अगर आप मार्केट को टाइम करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मार्केट को जो टाइम करता है वो शायद किसी कोई वेल्थ मैनेजमेंट फर्म चला रहा होगा, वो अपने पैसे कर रहा होगा। पर बहुत ही कम लोग सक्सेसफुली मार्केट को टाइम कर सकते हैं, वो फाइनेंस प्रोफेशनल्स शायद होते हैं। एवरेज निवेशक नहीं कर सकता है। तो ना तो हमको मार्केट को देखना ही नहीं, हमको हर महीने अपना जो बचत हुई है, जो इन्वेस्टेड अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, पता लग जाएगा कितना पैसा होता है हर महीने, उसको फिर हमने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है। और कहाँ करें इन्वेस्ट, मोनिका? अगर मैं आपसे पूछूं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है, स्पेशली जब आप बिगिनर हैं, एकदम फ्रेश हैं। हाँ, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में शुरू करना में कोई शर्म की बात नहीं है, एक हैबिट की बात है कि आप शुरुआत तो उस चीज से करो जिसमें आपको, जो आप जानते हैं। पर अगर स्पेशली अगर आप यंग हैं तो आप क्यों नहीं अपने पैसे को जो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ है वो देंगे, और वो आएगी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से। तो म्यूचुअल फंड
एक स्टॉक्स में भी करते हैं निवेश, बॉन्ड्स में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस में भी करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कस्टमाइज्ड है, उसमें फ्रॉड मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कोई पैसा लेके भागता नहीं है। तो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसमें रिस्क क्या होते हैं, और जो कैटेगरी उसमें 30-32 तरह की कैटेगरीज हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें जो जोखिम है, रिस्क है, वो कम है, जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं। बहुत अच्छा तरीका है बिगिनर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए एक इंडेक्स फंड में निवेश शुरू करना। समझ आएगा और पता लगेगा तो आप मैनेज्ड फंड्स कर सकते हैं, पर इंडेक्स फंड से शुरू करने में, और आपका अगर होल्डिंग पीरियड 7 से 10 साल कम से कम है, तो मतलब जोखिम बहुत ही कम है। उतना जोखिम तो आपका पैसा जो इन्फ्लेशन खाए जा रही है फिक्स डिपॉजिट में, शायद उससे कम होगा इसमें। ठीक है, और सबसे एक और इसकी खास बात ये कि आप केवल 500 रुपए की, सिर्फ 500 रुपए भी हर महीने आप इनमें डाल करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अभी हमने मार्केट, शेयर मार्केट की बात की, ऊपर नीचे जाने पर जिस तरह का एक सिनिसिज्म नजर आता है, म्यूचुअल फंड की बात की, तो एक मिस्टेक आपने बताई है, मैं यहीं पर उसे कवर करना चाहूंगी कि ट्रेडिंग करना। और हमने अभी देखा जब लॉकडाउन का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था मोनिका, कितने सारे डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। 5 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट एमफी का डेटा हमें बता रहा है। तो ये जो ट्रेडिंग करना है, आप इसे मिस्टेक क्यों मानती हैं? क्योंकि अगर डीमैट अकाउंट खोले गए हैं तो लोग करेंगे, क्या ये इसमें आप कुछ रेड फ्लैग करना चाहेंगी? प्रियंका, रेड फ्लैग सिर्फ ये है कि आप अपना अगर नॉर्मल डेली जॉब कर रहे हो और उसमें से डे ट्रेडिंग का टाइम निकाल रहे हो, तो शायद आप ना डे ट्रेडिंग ठीक से कर रहे हो, ना आप अपनी नौकरी ठीक से कर रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो, ये भी सोचने की बात है कि जो टाइम आपके जॉब में जाना चाहिए था उसमें आप क्या डे ट्रेडिंग कर रहे हो, और कुछ भी ऐसी चीज फाइनली काम नहीं आती है। तो एक तो ये एक वैल्यू सिस्टम की बात है, और दूसरी बात है कि जो डे ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स हैं वो कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। तो आप अपने महीने का नेट रिटर्न देखना चाहिए, जो भी डे ट्रेडिंग कर रहा है, कि पैसे बन रहे हैं, या जो एक आध स्टॉक में बना आपने सिर्फ उसको गिना, और जो लॉस हुआ उसको आपने गिना ही नहीं। तो आपका जो नेट रिटर्न है उसको भी देखिए। और बुल मार्केट में पैसे बनाना शायद आसान है, क्या ये पैसे बनेंगे अगर मार्केट एकदम क्रैश होता है तो फिर क्या होगा? और मुझे ये लगता है कि ये निवेश नहीं है, ये सट्टा है, और आपको कुछ पैसा अलग रखना है सट्टे के लिए, वो अलग बात है। पर जिसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं, कि उन्हें बहुत सालों के लिए अपना प्लान बना रखा है, वो निवेश की जो भाषा है वो कुछ अलग ही होती है, उसमें डे ट्रेडिंग नहीं आता है मेरे हिसाब से। ओके, अब बात करती हूँ मैं इंश्योरेंस की। आपके चैप्टर्स हैं इंश्योरेंस में, और आप रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंश्योरेंस को समझती हैं। लेकिन जो आपने कहा ना लॉन्ग टर्म के लिए, लोग अक्सर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं। क्या ये एक गलती है? आप लिख चुकी हैं काफी इस पर, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? और इसी में मैं चाहूंगी इंश्योरेंस कितना जरूरी, इन दोनों ही पॉइंट्स को आप कवर कर सकें। तो इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस हमने देखा है कितना जरूरी हो गया कोविड के टाइम में। और जो प्रिंसिपल ब्रेड विनर है, जिसकी सैलरी से घर चलता है, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस किसी भी निवेश से पहले आता है मेरे हिसाब से। 1 रुपया निवेश करने से पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, अगर आपके ऊपर लोग निर्भर हैं आपकी आय के ऊपर। पर जिस तरह से इंश्योरेंस भारत में बेचा गया है, 35,000 करोड़ का जो आंकड़ा है, 35 ट्रिलियन रुपीज, 35 लाख करोड़, इतना रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लाइफ इंश्योरेंस में निवेश किया गया है। और मुझे ये तकलीफ होती है कि इसमें जो रिटर्न होता है, जो एवरेज रिटर्न होता है 15-20 साल के बाद, वो औसत एवरेज 3% है। तो हो सकता है कुछ पॉलिसीज 1.5 दें, और हो सकता है कुछ पॉलिसीज 5-6, कभी अगर हाई इंटरेस्ट रेट्स में खरीदी गई हो 7 भी दे दें। पर जो हम एवरेज की बात करते हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट की एवरेज रिटर्न कह रहे हैं कि 14.5% है 40 साल से हर साल की, तो एवरेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की 3% है, 3% अ ईयर फॉर 20 years। दैट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मनी। आपका पैसा डिस्ट्रॉय हो रहा है, उससे ज्यादा तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड दे देता है टैक्स फ्री।
ये तो एक प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म में आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इतना लंबा आपने अगर टेन्योर लगाया निवेश में तो वापस कुछ खास नहीं आ रहा है। तीसरी प्रॉब्लम मुझे ये है कि बहुत ही कम पॉलिसीज हैं जो कंप्लीशन देखती हैं। तो एक नंबर है जिसको कहते हैं कि जो परसिस्टेंसी क्या होती है, एक पॉलिसी जो 1 साल में बेची गई हैं, 5 साल के बाद आधी से ज्यादा पॉलिसीज खत्म कर देते हैं निवेशक। तो आपने 5 साल तक रखी, उसके बाद छोड़ दी पॉलिसी, और वो जो पैसा है वो ज्यादातर कंपनी और जो एजेंट है उसको जाता है। जो निवेशक है 5 साल के बाद उसको आधा मिलता है। आपने अगर 5 लाख निवेश किए हैं 5 साल में, हर साल 1 लाख रुपया, और 5 लाख के बाद आपने उस पॉलिसी को खत्म कर दिया है, आपके पास आधा पैसा आएगा। 5 लाख आपने निवेश किया, आपको 2.5 लाख सिर्फ मिलेगा। और ये जो 2.5 लाख है वो कंपनी रखती है और एजेंट्स रखते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट में उनको डर लगता है कि जोखिम है, ये तो और भी बड़ा जोखिम है कि आधा ही पैसा मिला। और तो जो अर्ली एग्जिट की कॉस्ट्स हैं बंडल्ड लाइफ इंश्योरेंस की, यूनिट में नहीं, मनी बैक, एंडाउमेंट, होम लाइफ हो तो खैर अलग ही बात है वो, पर उसमें निवेशक के पास बहुत कम पैसा वापस आता है अगर आप फुल टर्म पॉलिसी से पहले उसको खत्म कर दें। ऑलमोस्ट आखिरी साल तक आपको इन्वेस्टमेंट से कम मिलेगा, आखिर में रिटर्न मिलेगा, पर वो 3% पर ईयर का औसत देगा। तो एक ट्रैप की तरह है ये पॉलिसीज कि आप एक बार एजेंट को पहली जो प्रीमियम देते हैं उसको 42 से 100% तक कमीशन मिलता है। 42% तक लीगली मिलता है, 100% तक इलीगली मिलता है। तो आप ये सोचें कि आपने अगर 1 लाख का प्रीमियम भरा है, 42,000 उसकी कमीशन है लीगली, तो आपको क्यों नहीं वो बेच के निकल जाएगा। और उसके अगले साल से उसकी कमीशन 7% है, तो उसका क्या इंसेंटिव है, आपको बेच के फिर निकालेगा फिर बेचेगा। मेरे हिसाब से ट्रैप है, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। ठीक है, तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट नहीं समझिए, लेकिन इंश्योरेंस जरूरी भी है। टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, एक हेल्थ कवर होना चाहिए। अच्छा, अब खर्चों पर कैसे लगाम लगाई जाए? मुझे लगता है कि बहुत इजीली आप ईएमआई में एक फोन भी खरीद सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी जो चाहें आप खरीद सकते हैं, और ये लोन से बचना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जो यंग अर्नर्स हैं हमारे देश के, जो अभी अभी कर रहे हैं और नौकरी लगते ही बैंक वाले फोन कर करके भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, आप देखेंगे कहीं पर भी आपको फोन मिल रहा है बड़ी इजीली, बड़ा महंगा सा फोन, मैं 1 लाख का फोन खरीदूंगी, यानी वो जो भी, और गुच्ची का बेल्ट 35,000 का लोग खरीद रहे हैं। तो उन्हें आप कैसे कहेंगे कि जरा लोन से बचें इस तरह के? तो मुझे हमेशा ये लगता है कि गुच्ची का नाम अपने पहनने के लिए, अपने बैग पे डालने के लिए मुझे पैसे मिलने चाहिए, मैं गुच्ची को पैसे क्यों दूं? तो अलग अजीब सा लगता है मुझे कि सिर्फ ब्रांड के लिए मुझे कुछ चीज महंगी खरीदनी है। अच्छी है, वैल्यू है उसकी, मुझे पसंद है, वो अलग बात है, पर क्योंकि वो XYZ ब्रांड है और वो ब्रांड से मेरी सोशल स्टैंडिंग बढ़ती है, तो शायद आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए हैं या आपकी बेल्ट और बैग या जूते के लिए है। ये बेसिक सोचना पड़ता है। लोन्स 2 तरह के होते हैं मेरी लाइफ में। एक होते हैं जो मेरे इनकम बाद में बढ़ाएंगे, गुड लोन्स मैं उनको कहूँगी। तो होम लोन ऑफ कोर्स, अगर आपको घर खरीदना है, उसमें रहना है, निवेश के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, रहने के हिसाब से ले रहे हैं, वो गुड लोन है, होम लोन। दूसरा है अगर व्हीकल लोन है, वो आपको अपने काम की जगह तक लेके जाता है, तो उसमें भी आपको संयम बरतना है कि इतनी, मतलब ये कार ना खरीदे कि वो एयरक्राफ्ट को ट्राई करे कि मैं भाई एरोप्लेन हूँ। मतलब अपने चादर में रहो, जितना कमा रहे हैं उसी हिसाब से रखें। और फिर गैजेट लोन्स हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो बेस्ट लैपटॉप में को खरीदना, मैं एक उसको निवेश का हिसाब सोचूंगी कि ये इन्वेस्टमेंट है मेरे काम के लिए। ये गुड लोन्स हैं। और बैड लोन्स होंगे कि आपने हॉलिडे के लिए, लग्जरी गैजेट के लिए, गुच्ची बेल्ट के लिए, कुछ भी, मोबाइल 1 लाख का जिसमें आप गेम्स खेल रहे हो, तो मुझे गेम्स खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सेव करके उसको खरीदें। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का भी मजा होता है। और आप अगर सडनली जैसे जॉब लॉस हो गया, तो वो जो 1 लाख का फोन खरीदा था उसके आपको 20,000 नहीं मिलेंगे इस वक्त, आपकी EMI फोन की रीसेल वैल्यू से ज्यादा की होगी। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है कि मुझे लोन क्यों चाहिए,
क्या इससे मेरी इनकम बढ़ रही है। और गुड लोन्स की भी जो ईएमआई है वो 30% ऑफ टेक होम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक होम जितना आ रहा है, अगर 1 लाख आ रहा है तो 30,000 से ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। ये रफ रूल्स ऑफ थंब है, हर एक का अपना अलग मापदंड रहेगा, बट एवरेज में आपको ये लेके चलना है प्रियंका। एक गलती जो आप बताती हैं मोनिका वो ये है कि इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं, और ये है हमारी आखिरी गलती। और इसको आप, मुझे लगता है ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। कोविड ने हमें अगेन इमरजेंसी फंड की इम्पोर्टेंस को समझाया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए लोग निवेश नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। और अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस है, और बहुत जगह ये देखा जाता है कि अच्छा नहीं लग रहा है पर करे जा रहे हैं काम क्योंकि पैसा रेंट है, ईएमआई है, वो सब है, तो 6 महीने से 2 साल तक का फंड हमने फर्स्ट स्टेप में ये देख लिया था कि महीने में कितना खर्च होता है। हमारा स्पेंड इट अकाउंट जो है वो हमको ये बताता है कि एवरेज एक महीने में इतना खर्चा हो जाता है। उसका 6 मंथ्स से लेकर 2 साल तक, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है, 6 मंथ्स टू 2 इयर्स तक का जो अमाउंट है वो आपका पहला निवेश है, वो आपकी सिक्योरिटी बेल्ट है, आपका पैराशूट है। कुछ हो जाता है, नौकरी चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको घर से कोई नहीं निकालेगा, खर्चा पानी चलता रहेगा 6 महीने से लेकर 2 साल तक। एक बार आप ये सिक्योरिटी बना लेते हैं तो आप शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए और तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये डर नहीं लगता कि अगर मार्केट गिर गया तो क्या होगा हमारे साथ। तो ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए हमेशा, 6 महीने से 2 साल का। और मुझे लगता है हमने कोविड में इस 6 से 2 साल को भी बदलते हुए देखा है। पहले 6 से 1 साल होता था, पर अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 6 महीने से 2 साल का आपके पास एक फंड होना चाहिए। थैंक यू सो मच मोनिका, आपसे हमेशा बात करके कुछ नया सीखने को मिलता है। इस पूरे कॉन्वर्सेशन को आप जितनी बार रिवाइंड करके जहां पर भी पॉज करेंगे वहां कोई ना कोई काम की बात आपको मिल रही होगी। पैसों के साथ अपने रिलेशन को कैसे सुधारें। थैंक यू मोनिका। थैंक यू। तो मोनिका हालन के साथ इस कॉन्वर्सेशन को, ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइए। और इस तरह की बातचीत हमारे एक्सपर्ट्स को अगर आप सुनते रहना चाहते हैं तो मनी9 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अभी के लिए बाय बाय।